माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को मनमानी तरीके से बेचे जाने के मामले में भी अतीक अहमद जांच एजेंसी सीबीआई के रडार पर है। इस मामले में सीबीआई यूपी के सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर पहले ही दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर चुकी है। इनमें से एक एफआईआर प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके के इमामबाड़ा की बिल्डिंग को गिराकर वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के मामले में दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक इस इमामबाड़े को गिराने और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का मास्टरमाइंड अतीक अहमद ही है। अतीक ने ही पर्दे के पीछे से पूरा गेम खेला था। अतीक के रसूख के चलते ही शिया समुदाय के पुरजोर विरोध के बावजूद इमामबाड़े को गिराकर वहां 64 दुकानों का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। कहा जाता है कि इस तोड़फोड़ में करोड़ों रुपए का खेल हुआ था। भाई हम तो बहुत खुश हैं, इसलिए कि 4 साल बाद कुछ एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है कि इस तरह के बदमाश और क्रिमिनल लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल अपने घर की प्रॉपर्टीज़ या बिल्कुल एकदम मुफ्त की प्रॉपर्टीज़ समझ रखा था और पूरी तरह से लैंड माफिया की तरह से प्रॉपर्टीज़ कानपुर की हो, लखनऊ की हो, इलाहाबाद की हो, बनारस की हो, जहाँ की भी हो वो बेच रहा था। तो हमें खुशी है, बहुत खुशी है कि अब उसके खिलाफ एफआईआर सीबीआई की इंक्वायरी से हो गई है और उसमें वो अब जेल जाने की पूरी उम्मीद है मुझे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद इस मामले में सीबीआई के रडार पर हैं। हालांकि जांच एजेंसी इस मामले में सबसे पहले शिकायतकर्ता शौकत भारती का बयान दर्ज करेगी। इसके बाद मुतवल्ली और बिल्डर से पूछताछ होगी। नामजद आरोपी वसीम रिजवी पर शिकंजा कसा जाएगा और इसके बाद अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का बयान होगा। इस मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खां भी आ सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ियों के वक्त विभाग के मंत्री वक्त उन्हें के करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि इस मामले को लेकर पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रही शिकायतकर्ता शौकत भारती भी पर्दे के पीछे से गेम खेलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच से मुझे उम्मीद तो है कि चलिए एक केस इन्होंने चुना है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको रेफ़र किया था 4 मैटर रेफ़र किए थे। पहला इलाहाबाद वाला, दूसरा हज़रतगंज में एक एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में इन्होंने 25 लाख रुपए का एलिगेशन है कि 25 लाख रुपए ले करके कानपुर की एक वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ से डिलीट करके वहाँ के बिल्डर को बेचने की कोशिश किया। उस मामले की भी एफआईआर स्टेट गवर्नमेंट ने इनको 11 अक्टूबर 2019 को रेफ़र किया था। तीसरा मामला था, तीसरा और चौथा मामला 2 थे, क्लब टुगेदर हैं वो दोनों। वो ये कहा गया था कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में इल्लीगल तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ का हस्तांतरण किया गया है उसकी भी इंक्वायरी सीबीआई करे। स्टेट गवर्नमेंट ने यही 4 चीज़ें सीबीआई को रेफ़र किया था 11 अक्टूबर 2019 के ऑर्डर से। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 नवंबर को सैंक्शन दिया है कि हाँ साहब अब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए, जिसके बेसिस पे ये एफआईआर हुई है, उसमें भी ये चारों बातें मेंशन है, इलाहाबाद वाला, हज़रतगंज लखनऊ वाला और साथ ही साथ ये शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के इलीगल हस्तांतरण वाला जो मामला है प्रॉपर्टीज़ का, ये चारों चीज़ें रेफ़र हुई। लेकिन पता नहीं क्यों सीबीआई ने सिर्फ इलाहाबाद वाली एफआईआर लिखी है, बाकी 3 चीज़ों के ऊपर वो बिल्कुल साइलेंट हैं अभी भी। ये मेरे नहीं समझ में आने वाली बात है। अगर इसमें भी कुछ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, अगर अनजाने में हुआ है तो वो कल को करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर जानबूझ के हुआ है तो ये बहुत बड़ा सवाल है सीबीआई की अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर भी कि क्यों उन्होंने एफआईआर एक ही ऑफेंस में लिखी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट उनको 4 चीज़ें रेफ़र की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 तारीख के अपने नवंबर के ऑर्डर में चारों चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, लेकिन ये जो एफआईआर लिख रहे हैं सिर्फ इलाहाबाद के क्राइम नंबर 447/16 की एफआईआर लिख रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ है, ये अनजाने में हुआ है या जानबूझ के हुआ है, ये भी एक